दोस्तों, आज फिर आपके सामने पेश है शहादत हसन मंटो की सर्वाधिक चर्चित और विवादित कहानी काली सलवार। काली सलवार एक ऐसी औरत की कहानी है जो जिस्मानी धंधा करती है, लेकिन इस कहानी के ज़रिए उन्होंने मर्द और औरत की संवेदनशीलता का जो फ़र्क बयां किया है वह पीढ़ियों तक सुना और गुना जाएगा। आइए हम आपको कहानी के पास लिए चलते हैं। दिल्ली आने से पहले वो अम्बाला छावनी में थी, जहां कई गोरे उसके ग्राहक थे। उन गोरों से मिलने जुलने के 22 वो अंग्रेजी के 10-15 जुमले सीख गई थी। उनको वो आम गुफ्तगू में इस्तेमाल नहीं करती थी, लेकिन जब वह दिल्ली में आई और उसका कारोबार न चला तो एक रोज़ उसने अपनी पड़ोसन तमंचा जान से कहा, दिस लाइफ वेरी बैड, यानी ये ज़िंदगी बहुत बुरी है, जबकि खाने को ही नहीं मिलता। अम्बाला छावनी में उसका धंधा बहुत अच्छी तरह चलता था। छावनी के गोरे शराब पीकर उसके पास आ जाते और वो 3-4 घंटों में ही 8-10 गोरों को निपटाकर 20-30 रुपए पैदा कर लिया करती। ये गोरे उसके हमवतनों के मुकाबले में बहुत अच्छे थे। इसमें कोई शक नहीं कि ऐसी ज़बान बोलते जिसका मतलब सुल्ताना की समझ में नहीं आता था, मगर उनकी ज़बान से ये लाइल्मी उसके हक़ में बहुत अच्छी साबित होती थी। अगर वो उससे कुछ रियायत मांगते तो वो सर हिलाकर कह दिया करती, साहिब हमारी समझ में तुम्हारी बात नहीं आता। और अगर वो उससे ज़रूरत से ज़्यादा छेड़छाड़ करते तो उनको अपनी ज़बान में गालियां देना शुरू कर देती थी। वो हैरत में उसके मुंह की तरफ देखते तो उनसे कहती, साहिब तुम एकदम उल्लू का पट्ठा है, हरामजादा है, समझा। ये कहते वक्त वो अपने लहजे में सख्ती पैदा न करती, बल्कि बड़े प्यार के साथ उनसे बातें करती। ये गोरे हंस देते और हंसते वक्त वो सुल्ताना को बिल्कुल उल्लू के पट्ठे ही दिखाई देते। मगर यहाँ दिल्ली में वो जब से आई थी, एक गोरा भी उसके यहाँ नहीं आया। 3 महीने उसको हिंदुस्तान के इस शहर में रमते हो गए थे, जहाँ उसने सुना था कि बड़े लाट साहब रहते हैं जो गर्मियों में शिमले चले जाते हैं। मगर सिर्फ 6 आदमी उसके पास आए थे, सिर्फ 6, यानी महीने में 2। और उन ग्राहकों से उसने खुदा झूठ न बुलवाए तो 18.5 रुपये वसूल किए थे। 3 रुपये से ज़्यादा पर कोई मानता ही नहीं था। सुल्ताना ने उनमें से 5 आदमियों को अपना रेट 10 रुपये बताया था, मगर ताज्जुब की बात है कि उनमें से हर एक ने यही कहा, भाई हम तो 3 रुपये से एक कौड़ी ज़्यादा न देंगे। न जाने क्या बात थी कि उनमें से हर एक ने उसे सिर्फ 3 रुपये के काबिल समझा। चुनाचे जब छठा आया तो उसने खुद उससे कह दिया, देखो देखो मैं 3 रुपये एक टाइम के लूँगी, इससे एक धेला तुम कम कहो तो मैं न लूँगी। अब तुम्हारी मर्जी हो तो रहो वरना जाओ। छठे आदमी ने यह बात सुनकर तकरार न की और उसके हाँ ठहर गया। जब दूसरे कमरे में दरवाजे बंद करके वो अपना कोट उतारने लगा तो सुल्ताना ने कहा, लाइए 1 रुपया दूध का। उसने 1 रुपया तो न दिया, लेकिन एक नए बादशाह की चमकती हुई अठन्नी जेब में से निकाल कर उसको दे दी और सुल्ताना ने चुपके से ले ली। चलो जो आया गनीमत है। 18.5 रुपये 3 महीनों में। 20 रुपये माहवार तो एक कोठे का किराया था, जिसको मालिक मकान अंग्रेजी ज़बान में फ्लैट कहता था। उस फ्लैट में ऐसा पखाना था जिसमें जंजीरें खींचने से सारी गंदगी पानी के जोर से एकदम नीचे मल में गायब हो जाती थी और बड़ा शोर होता था। शुरू शुरू में तो उसे शोर ने बहुत डराया था। पहले दिन जब वो रफ़ाए हाजत के लिए उस पखाना में गई तो उसके कमर में शिद्दत का दर्द हो रहा था। फारिग होकर जब उठने लगी तो उसने अटकी हुई जंजीर का सहारा लिया। उस जंजीर को देखकर उसे ख्याल किया कि चूंकि ये मकान खास हम लोगों की रिहाइश के लिए तैयार किए गए हैं, ये जंजीर इसलिए लगाई गई है कि उठते वक्त तकलीफ़ न हो और सहारा मिल जाए। मगर जूं ही उसने जंजीर पकड़कर उठना चाहा, ऊपर खटखट सी हुई और एकदम पानी उस शोर के साथ बाहर निकला कि डर के मारे उसके मुंह से चीख निकल गई।
खुदाबख्श दूसरे कमरे में अपना फोटोग्राफी का सामान दुरुस्त कर रहा था और एक साफ बोतल में हाइड्रोक्विनोन डाल रहा था कि उसे सुल्ताना की चीख सुनी। दौड़कर वह बाहर निकला और सुल्ताना से पूछा, क्या हुआ, ये चीख तुम्हारी थी? सुल्ताना का दिल धड़क रहा था। उसने कहा, ये मुआ पखाना है क्या? बीच में ही ये रेलगाड़ियों की तरह जंजीर क्या लटका रखी है? मेरी कमर में दर्द था, मैंने कहा चलो इसका सहारा ले लूँगी, पर इस मुँह जंजीर को छेड़ना था कि वो धमाका हुआ कि मैं तुमसे क्या कहूँ। इस पर खुदाबख्श बहुत हंसा और उसने सुल्ताना को इस पैखाने की बाबत सब कुछ बता दिया था कि ये नए फैशन का है जिसमें जंजीरें हिलाने से सब गंदगी नीचे ज़मीन में धंस जाती है। खुदाबख्श और सुल्ताना का आपस में कैसे संबंध हुआ, ये एक लंबी कहानी है। खुदाबख्श रावलपिंडी का था। एंट्रेंस पास करने के बाद उसने लारी चलाना सीखा। चुनाचे 4 बरस तक वो रावलपिंडी और कश्मीर के दरमियान लारी चलाने का काम करता रहा। इसके बाद कश्मीर में उसकी दोस्ती एक औरत से हो गई। उसको भगाकर वो लाहौर ले गया और लाहौर में चूंकि उसको कोई काम न मिला, इसलिए उसने औरत को पेशी पे बिठा दिया। 2-3 बरस तक ये सिलसिला जारी रहा और वो औरत किसी और के साथ भाग गई। खुदाबख्श को मालूम हुआ कि वो अम्बाला में है, तो उसकी तलाश में अम्बाला आया, जहां उसको सुल्ताना मिल गई। सुल्ताना ने उसको पसंद किया, चुनाचे दोनों का संबंध हो गया। खुदाबख्श के आने से एकदम सुल्ताना का कारोबार चमक उठा। औरत चूंकि ज़ईफ़ उल इतिकाद थी, इसलिए उसने समझा कि खुदाबख्श बड़ा भगवान है जिसके आने से इतनी तरक्की हो गई। चुनाचे इस खुश इतिकादी ने खुदाबख्श की वक़्त उसके नज़रों में और भी बढ़ा दी। खुदाबख्श आदमी मेहनती था, सारा दिन हाथ पर हाथ धर कर बैठना पसंद नहीं करता। चुनाचे उसने एक फ़ोटोग्राफ़र से दोस्ती पैदा की जो रेलवे स्टेशन के बाहर मिनट कैमरे से फ़ोटो खींचा करता, इसलिए उसने फ़ोटो खींचना सीख लिया। फिर सुल्ताना से 60 रुपये लेकर कैमरा भी खरीद लिया। आहिस्ता आहिस्ता एक पर्दा बनवाया, 2 कुर्सियां खरीदी और फ़ोटो धोने का सब सामान लेकर उसने अलहदा अपना काम शुरू कर दिया। काम चल निकला। चुनाचे उसने थोड़ी ही देर बाद अपना अड्डा अम्बाले छावनी में कायम कर लिया। यहाँ तो वो गोरों के फ़ोटो खींचता रहा। 1 महीने के अंदर उसकी छावनी से मुत्तईद गोरों से वाकफियत हो गई। चुनाचे वो सुल्ताना को वहीं ले गया। यहाँ छावनी में खुदाबख्श के ज़रिए कई गोरे सुल्तानों की मुस्तकिल ग्राहक बन गए और उसकी आमदनी पहले से दोगुनी हो गई। सुल्ताना ने कानों के लिए बूंदें खरीदी, 5.5 तोले की 8 चवन्नियाँ भी बनवा ली, 10-15 अच्छी अच्छी साड़ियाँ भी जमा कर ली। घर में फर्नीचर वगैरह भी आ गया। किस्सा मुख्तसर ये कि अम्बाला छावनी में वो बड़ी खुशहाल थी, मगर एकाएक ही न जाने खुदाबख्श के दिल में क्या समाई कि उसने दिल्ली जाने की ठान ली। सुल्ताना इनकार कैसे करती, जबकि खुदाबख्श को अपने लिए बहुत मुबारक ख्याल करती थी। उसने खुशी खुशी दिल्ली जाना कबूल कर लिया। बल्कि उसने भी ये भी सोचा कि इतने बड़े शहर में जहाँ लाट साहब रहते हैं उसका धंधा और भी अच्छा चलेगा। अपनी सहेलियों से वो दिल्ली की तारीफ़ सुन चुकी थी। फिर वहाँ हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की खानकाह भी थी, जिससे उसे बेहद अकीकत थी। चुनाचे जल्दी जल्दी घर का भारी सामान बेच बाच कर वो खुदाबख्श के साथ दिल्ली आ गई। यहाँ पहुंचकर खुदाबख्श ने 20 रुपये माहवार पर एक छोटा सा फ्लैट ले लिया, जिसमें वो दोनों रहने लगे। एक दिन एक ही किस्म के नए मकानों की लंबी सी कतार सड़क के साथ साथ चली गई थी। म्यूनिसिपल कमेटी ने शहर का ये हिस्सा खास कस्बियों के लिए मुकर्रर कर दिया था ताकि उस शहर में जगह जगह अपने अड्डे न बनाएं। नीचे दुकानें थीं और ऊपर 2 मंजिला रिहायशी फ्लैट। चूँकि सब इमारतें एक ही डिज़ाइन की थी, इसलिए शुरू में सुल्ताना को अपना फ्लैट तलाश करने में बहुत दिक्कत महसूस हुई थी। पर जब नीचे लॉन्ड्री वाले ने अपना बोर्ड घर की पेशानी पर लगा दिया तो उसको एक पक्की निशानी मिल गई, यहाँ मैले कपड़ों की धुलाई की जाती है। ये बोर्ड पढ़ते ही वो अपना फ्लैट तलाश कर लिया करती थी। इसी तरह उसने और भी बहुत सी निशानियाँ कायम कर ली थी। मसलन बड़े बड़े हरूफ में यहाँ जहाँ कोयलों की दुकान लिखा था, वहाँ उसकी सहेली हीराबाई रहती थी, जो कभी कभी रेडियो घर में गाने जाया करती थी, जहाँ शरीफा के गाने का आला इंतज़ाम है। लिखा था वहाँ कि उसकी दूसरी सहेली मुख्तार रहती थी।
निवाड़ के कारखाना के ऊपर अनवरी रहती थी और उसी कारखाने के सेठ के पास मुलाजिम थी। चूँकि सेठ साहब को रात के वक्त अपने कारखाने की देखभाल करनी होती थी, इसलिए वो अनवरी के पास ही रहते थे। दुकान खोलते ही ग्राहक थोड़े ही आते हैं। चुनाचे जब 1 महीने तक सुल्ताना बेकार ही रही तो उसने यही सोचकर अपने दिल को तसल्ली दी। पर जब 2 महीने गुजर गए और कोई आदमी उसके कोठे पर ना आया तो उसे बहुत तशवीश हुई। उसने खुदाबख्श से कहा, क्या बात है खुदाबख्श, 2 महीने आज पूरे हो गए हैं हमें यहाँ आए हुए, किसी ने इधर रुख नहीं किया है। मानती हूँ आजकल बाजार बहुत मंदा है, पर इतना मंदा भी तो नहीं कि महीने भर में कोई शक्ल ही देखने ना आए। खुदाबख्श को ये बात बहुत अरसा से खटक रही थी, मगर वो खामोश था। पर जब सुल्ताना ने खुद बात छेड़ी तो उसने कह दिया, मैं कई दिनों से इसकी बाबत सोच रहा हूँ। एक बात समझ में आती है कि जंग की वजह से लोग बाग दूसरे धंधों में पड़कर इधर उधर रास्ता भूल गए हैं, या फिर हो सकता है कि वो इसके आगे कुछ कहने वाला था कि सीढ़ियों पर किसी के चढ़ने की आवाज़ आई। खुदाबख्श और सुल्ताना दोनों इस आवाज़ की तरफ मुतवज्जा हुए। थोड़ी देर बाद दस्तक हुई। खुदाबख्श ने लपक कर दरवाज़ा खोला। एक आदमी अंदर दाखिल हुआ। ये पहला ग्राहक था जिससे 3 रुपये में सौदा तय हुआ। इसके बाद 5 और आए, यानी 3 महीने में 6, जिसने सुल्ताना ने सिर्फ 18.5 रुपये वसूल किए। 20 रुपये माहवार के फ्लैट के किराए में चले जाते थे। पानी का टैक्स और बिजली का बिल जुदा था। इसके अलावा घर के दूसरे खर्च थे, खाना पीना, कपड़े लत्ते, दवा दारू और आमदन कुछ भी नहीं थी। 18.5 रुपये 3 महीने में आए तो उसे आमदन तो नहीं कह सकते। सुल्ताना परेशान हो गई। 5.5 तोले की 8 कंगनियां जो उसने अंबाले में बनवाई थी आहिस्ता आहिस्ता बिक गई। आखिरी कंगनी की जब बारी आई तो उसे खुदाबख्श से कहा, तुम मेरी सुनो और चलो वापस अंबाले में। यहाँ क्या धरा है भाई, होगा, पर हमें तो ये शहर रास नहीं आया। तुम्हारा काम भी वहाँ खूब चलता था, चलो वहीं चलते हैं। जो नुकसान हुआ है उसको अपना सर सदका समझो। इस कंगी को बेच कर आओ, मैं असबाब वगैरह बांध कर तैयार रखती हूँ। आज रात की गाड़ी से यहाँ से चल देंगे। खुदाबख्श ने कंगनी सुल्ताना के हाथ से ले ली और कहा, नहीं जाने मन, अम्बाला अब नहीं जाएंगे, यहीं दिल्ली में रहकर कमाएंगे। ये तुम्हारी चूड़ियाँ सब की सब यहीं वापस आएंगी। अल्लाह पर भरोसा रखो, वो बड़ा कारसाज है, यहाँ भी वो कोई न कोई असबाब बना ही देगा। सुल्ताना चुप हो रही। चुनाचे आखिरी कंगनी हाथ से उतर गई। बचे हाथ देखकर उसको बहुत दुख हुआ था, पर क्या करती, पेट भी तो आखिरी किसी हिले से भरना था। जब 5 महीने गुजर गए और आमदन खर्च के मुकाबले में चौथाई से भी कुछ कम रही तो सुल्ताना की परेशानी और ज़्यादा बढ़ गई। खुदाबख्श भी सारा दिन अब घर से गायब रहने लगा था। सुल्ताना को इसका भी दुख था। इसमें कोई शक नहीं कि पड़ोस में उसकी 2-3 मिलने वालियाँ मौजूद थीं जिनके हाथ वो अपना वक्त काट सकती थी, पर हर रोज़ उनके यहाँ जाना और घंटों बैठे रहना उसको बहुत बुरा लगता था। चुनाचे आहिस्ता आहिस्ता उसने उन सहेलियों से मिलना जुलना बिल्कुल तर्क कर दिया। सारा दिन वो अपने सुनसान मकान में बैठी रहती, कभी छालियाँ काटती रहती, कभी अपने पुराने फटे हुए कपड़ों को सीती रहती, और कभी बाहर बालकनी में आकर जंगले के साथ खड़ी हो जाती और सामने रेलवे साइड में साकित और मुतर्रिक इंजनों की तरफ घंटों बेमतलब देखती रहती। सड़क की दूसरी तरफ माल गोदाम था जो इस कोने से उस कोने तक फैला हुआ था। दाहिने हाथ को लोहे की छत के नीचे बड़ी बड़ी गांठें पड़ी रहती थी और हर किस्म के माल असबाब के ढेर लगे रहते थे। बाएं हाथ का खुला मैदान था जिसमें बेशुमार रेल पटड़ियाँ बिछी हुई थी। धूप में लोहे की पटड़ियाँ चमकती तो सुल्ताना अपने हाथों की तरफ देखती जिन पर नीली नीले रंगे बिल्कुल इन पटड़ियों की तरह उभरी रहती। इस लंबे और खुले मैदान में हर वक्त इंजन और गाड़ियाँ चलती रहती, कभी इधर कभी उधर। उन इंजनों और गाड़ियों के छक छक फक फक सदा गूंजती रहती। सुबह सवेरे जब वो उठकर बालकनी में आती तो एक अजीब समा नज़र आता। धुंधलके में इंजनों के मुंह से गाढ़ा गाढ़ा धुआं निकलता और गदले आसमान के जानिब मोटे और भारी आदमियों की तरह उठता दिखाई देता। भाप में बड़े बड़े बादल भी एक शोर के साथ पटड़ियों से उठते और आँख झपकने की देर में हवा के अंदर घुल मिल जाती थी। फिर भी कभी कभी जब वो गाड़ी के किसी डिब्बे
को जिसे इंजन से धक्का देकर छोड़ दिया जाता गया हो, अकेले पटरियों पर चलता देखती तो उसे अपना ख्याल आता। वो सोचती कि उसे किसी ने ज़िंदगी की पटरी पर धक्का देकर छोड़ दिया है और वो खुद ब खुद जा रही है। दूसरे लोग कांटे बदल रहे हैं और वो चली जा रही है न जाने कहाँ। फिर एक रोज़ ऐसा आएगा जब इस धक्के का जोर आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगा और वो कहीं रुक जाएगी, किसी ऐसे मुकाम पर जो उसका देखा भाला न हो। यूं तो बेमतलब घंटों रेल की टेढ़ी बाकी पटड़ियों को ठहरे और चलते हुए इंजनों की तरफ देखती रहती थी, पर तरह तरह के ख्याल उसके दिमाग में आते रहते। अम्बाला छावनी में जब वो रहती थी तो स्टेशन के पास ही उसका मकान था, मगर वहाँ उसने कभी इन चीज़ों पर ऐसी नज़रों से नहीं देखा था। अब तो कभी कभी उसके दिमाग में ये भी ख्याल आता कि ये जो सामने रेल की पटड़ियों का जाल बिछा है और जगह जगह से भाप और धुआं उठ रहा है, वह बहुत बड़ा चकला है। बहुत सी गाड़ियां हैं जिनको चंद मोटे इंजन इधर से उधर ढकेलते रहते हैं। सुल्ताना का तो बाज़ औक़ात ये इंजन सेठ मालूम होते हैं, जो कभी कभी अम्बाला में उसके यहाँ आया करते थे। फिर कभी कभी जब वो ये किसी इंजन को आहिस्ता आहिस्ता गाड़ियों की कतार के पास से गुजरता देखती तो उसे ऐसा महसूस होता कि कोई आदमी चकले के किसी बाजार में से ऊपर कोठों की तरफ देखता जा रहा है। सुल्ताना समझती कि ऐसी बातें सोचना दिमाग खराबी का बाइस है। चुनाचे जब इस किस्म के ख्याल उसको आने लगे तो उसने बालकनी में जाना छोड़ दिया। खुदाबख्श ने उससे बारहा कहा, देखो मेरे हाल पर रहम करो, यहाँ घर में रहा करो, मैं सारा दिन यहाँ बीमारों की तरह पड़ी रहती हूँ। मगर उसने एक बार सुल्ताना से ही कहकर उसकी तफसीस कर दी, जाने मन मैं बाहर कुछ कमाने की फ़िक्र कर रहा हूँ, अल्लाह ने चाहा तो चंद दिनों में बेड़ा पार हो जाएगा। पूरे 5 महीने हो गए थे, मगर अभी तक सुल्ताना का बेड़ा पार न हुआ था, न खुदा बख्श का। मुहर्रम का महीना सर पर आ रहा था, मगर सुल्ताना के पास काले कपड़े बनवाने के लिए कुछ भी न था। मुख्तार ने लेडी हैमिल्टन की एक नई वज़ा की कमीज़ बनवाई थी, जिसकी आस्तीनें काली जारजट की थी। इसके साथ मैच करने के लिए उसके पास काली साटन की सलवार थी, जो काजल की तरह चमकती थी। अनवरी ने रेशमी जारजट की एक बड़ी नफीस साड़ी खरीदी थी। उसने सुल्ताना से कहा कि वो इस साड़ी के नीचे सफ़ेद बोस्की का पेटीकोट पहनेगी, क्योंकि ये नया फैशन है। इस साड़ी के साथ पहनने को अनवरी काली मखमल का एक जूता लाई थी, जो बड़ा नाजुक था। सुल्ताना ने जब ये तमाम चीज़ें देखी तो उसको इस एहसास ने बहुत दुख दिया कि वो मुहर्रम मनाने के लिए ऐसा लिबास खरीदने की इस्तियाअत नहीं रखती। अनवरी और मुख्तार के पास ये लिबास देखकर वो घर आई तो उसका दिल बहुत मगमूम था। उसे मालूम होता था कि फोड़ा सा उसके अंदर पैदा हो गया है। घर बिल्कुल खाली था। खुदा बख्श हस्ब मामूल बाहर था। देर तक वो दरी पर गांव तकिया सर के नीचे रख लेटी रही, पर जब उसकी गर्दन ऊंचाई के 22 अकड़ सी गई तो उठकर बाहर बालकनी में चली गई, ताकि गम अफ़ज़ा ख़यालात को अपने दिमाग से निकाल दे। सामने पटड़ियों पर गाड़ियों के डिब्बे खड़े थे, पर इंजन कोई न था। शाम का वक्त था, छिड़काव हो चुका था, इसलिए गर्दो गुब्बार दब गया था। बाजार में ऐसे आदमी चलने शुरू हो गए थे जो ताक झांक करने के बाद चुपचाप घरों का रुख करते हैं। ऐसे ही आदमी ने गर्दन ऊंची करके सुल्ताना की तरफ देखा। सुल्ताना मुस्कुरा दी और उसको भूल गई, क्योंकि अब सामने से पटड़ियों पर एक इंजन नमूदार हो गया था। सुल्ताना ने गौर से उसकी तरफ देखना शुरू किया और आहिस्ता आहिस्ता ये ख्याल उसके दिमाग में आया कि इंजन ने काला लिबास पहन रखा है। यह अजीबोगरीब ख्याल दिमाग से निकालने की खातिर जब उसने सड़क की जानिब देखा तो उसे वही आदमी बैलगाड़ी के पास खड़ा नजर आया जिसने उसकी तरफ ललचाई नज़रों से देखा था। सुल्ताना ने हाथ से उसे इशारा किया। उस आदमी ने इधर उधर देखकर एक लतीफ़ इशारे से पूछा, किधर से आऊँ? सुल्ताना ने उसे रास्ता बता दिया। वो आदमी थोड़ी देर खड़ा रहा, मगर फिर फुर्ती से ऊपर चला आया। सुल्ताना ने उसे दरी पर बिठाया। जब वो बैठ गया तो उसने सिलसिले गुफ्तगू शुरू करने के लिए कहा, आप ऊपर आते डर रहे थे। वो आदमी ये सुनकर मुस्कुराया, तुम्हें कैसे मालूम हुआ? डरने की क्या ही बात थी। इस पर सुल्ताना ने कहा,
ये मैंने इसलिए कहा कि आप देर तक वहीं खड़े रहे और वो सोच कर इधर आए। वो ये सुनकर फिर मुस्कुराया। तुम्हें गलतफहमी हुई, मैं तुम्हारे ऊपर वाले फ्लैट की तरफ देख रहा था। वहाँ कोई औरत खड़ी एक मर्द को ठेंगा दिखा रही थी। मुझे ये मंजर पसंद आया। फिर बालकनी में सब्ज़ बल्ब रोशन हुआ तो मैं कुछ देर के लिए ठहर गया। सब्ज़ रोशनी मुझे पसंद है, आँखों को बहुत अच्छी लगती है। ये कह उसने कमरे का जायज़ा लेना शुरू कर दिया। फिर वो उठ खड़ा हुआ। सुल्ताना ने पूछा, आप जा रहे हैं? उस आदमी ने जवाब दिया, नहीं, मैं तुम्हारे इस मकान को देखना चाहता हूँ। चलो मुझे तमाम कमरे दिखाओ। सुल्ताना ने उसको तीनों कमरे एक एक करके दिखा दिए। उस आदमी ने बिल्कुल खामोशी से उन कमरों का मुआयना किया। जब वो दोनों फिर उसी कमरे में आ गए जहाँ पहले बैठे थे तो उस आदमी ने कहा, मेरा नाम शंकर है। सुल्ताना ने पहली बार गौर से शंकर की तरफ देखा। वो मुतवसत कद का मामूली शक्ल सूरत का आदमी था, मगर उसकी आंखें गैर मामूली तौर पर साफ और शफाफ थीं। कभी कभी उनमें एक अजीब किस्म की चमक भी पैदा होती। गठीला और कसरती बदन था, कनपट्टियों पर उसके बाल सफ़ेद हो रहे थे। खाकस्तरी रंग की गर्म पतलून पहने था। सफ़ेद कमीज़ थी जिसका कॉलर गर्दन पर ऊपर को उठा हुआ था। शंकर कुछ इस तरह से दरी पर बैठ गया, मालूम होता था कि शंकर बजाय सुल्ताना ग्राहक है। इस एहसास ने सुल्ताना को कदरे परेशान कर दिया। चुनाचे उसने शंकर से कहा, फरमाइए। शंकर बैठा था, ये सुनकर लेट गया। मैं क्या फरमाऊं? कुछ तुम ही फरमाओ, बुलाया तुम ही ने है मुझे। जब सुल्ताना कुछ न बोली तो उठ बैठा। मैं समझा, लो अब मुझसे सुनो। जो कुछ तुमने समझा गलत है। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ। कुछ देर देकर जाते हैं। डॉक्टरों की तरह मेरी भी फीस है। मुझे जब बुलाया है तो फीस देनी ही पड़ती है। सुल्ताना ने ये सुनकर चकरा गई, मगर उसके बावजूद उसे बेख्तियार हंसी आ गई। आप काम क्या करते हैं? शंकर ने जवाब दिया, यही जो तुम लोग करते हो। क्या? तुम क्या करती हो? मैं तो कुछ भी नहीं करती। मैं भी कुछ भी नहीं करता। सुल्ताना ने भन्ना कर कहा, ये तो कोई बात न हुई, आप कुछ न कुछ तो ज़रूर करते होंगे। शंकर ने बड़े इत्मीनान से कहा, तुम भी कुछ न कुछ ज़रूर करती होगी। झक मारती हूँ, मैं भी झक मारता हूँ। तो आओ दोनों झक मारें। मैं हाजिर हूँ, मगर झक मारने के लिए दाम मैं कभी नहीं दिया करता। होश की दवा करो, ये लंगर खाना नहीं और मैं भी वॉलंटियर नहीं। सुल्ताना यहाँ रुक गई। उसने पूछा, ये वॉलंटियर कौन होते हैं? शंकर ने कहा, उल्लू के पट्टे। मैं भी उल्लू की पट्टी नहीं, मगर वो आदमी खुदाबख्श जो तुम्हारे साथ रहता है ज़रूर उल्लू का पट्टा है। क्यों? इसलिए वो कई दिनों से ऐसे खुदा रसीदा फ़कीर के पास अपनी किस्मत खुलवाने की खातिर जा रहा है जिसकी अपनी किस्मत जंग लगे ताले की तरह बंद है। यह कहकर शंकर हंसा। इस पर सुल्ताना ने कहा, तुम हिंदू हो इसलिए हमारे इन बुजुर्गों का मजाक उड़ाते हो। शंकर मुस्कुराया। ऐसी जगहों पर हिंदू मुस्लिम सवाल पैदा नहीं हुआ करते। पंडित मौलवी और मिस्टर जन्ना अगर यहाँ आएँ तो वो भी शरीफ आदमी बन जाएं। जाने तुम क्या उटपटांग बातें करते हो। बोलो, रहोगे? उसी शर्त पर जो पहले बता चुका हूँ। सुल्ताना उठ खड़ी हुई। तो जाओ, रास्ता पकड़ो। शंकर आराम से उठा। पतलून की जेबों में उसने अपने दोनों हाथ ठूसे और जाते हुए कहा, मैं कभी कभी इस बाजार से गुजरा करता हूँ। जब तुम्हें मेरी ज़रूरत हो तो बुला लेना, मैं बहुत काम का आदमी हूँ। शंकर चला गया और सुल्ताना काले लिबास को भूलकर देर तक उसके मुतल्लिक सोचती रही। उस आदमी की बातों ने उसके दुख को बहुत हल्का कर दिया था। मगर वो अम्बाले में आया होता तो जहाँ की खुशहाल थी तो उसने किसी और ही रंग में उस आदमी को देखा होता और बहुत मुमकिन है कि उसे धक्के देकर बाहर निकाल दिया होता। मगर यहाँ चूँकि बहुत उदास रहती है इसलिए शंकर की बातें उसे पसंद आईं। शाम को जब खुदाबख्श आया तो सुल्ताना ने उससे पूछा, तुम आज सारा दिन किधर गायब रहे? खुदाबख्श थक कर चूर चूर हो रहा था। उसने कहा, पुराना किला के पास से आ रहा हूँ। वहाँ एक बुज़ुर्ग कुछ दिनों से ठहरे हुए हैं, उन्हीं के पास हर रोज़ जाता हूँ। हमारे दिन फिर जाएं। कुछ उन्होंने तुमसे कहा? नहीं, अभी तो मेहरबान नहीं हुए, पर सुल्ताना मैं उनकी खिदमत कर रहा हूँ। वह कारत कभी नहीं जाएगी। अल्लाह का फजल शामिल हाल रहा तो ज़रूर वारे न्यारे हो जाएंगे। सुल्ताना के दिमाग में मुहर्रम मनाने का ख्याल समाया हुआ था। खुदाबख्श में रोनी आवाज़ में कहने लगी, सारा दिन बाहर गायब रहते हो,
मैं यहाँ पिंजरे में कैद रहती हूँ, न कहीं जा सकती हूँ न आ सकती हूँ। मुहर्रम सर पर आ गया है, तुम कुछ इसकी भी फिक्र की कि कुछ काले कपड़े चाहिए, घर में फूटी कौड़ी तक नहीं है। कंगनियाँ भी जो थी वो एक एक करके बिक गईं। अब तुम ही बताओ क्या होगा। यूं फ़कीरों के पीछे कब तक मारे मारे फिरा करोगे। तुझे तो ऐसा दिखाई देता है, मुझे तो ऐसा दिखाई देता है कि यहाँ दिल्ली ने, खुदा ने हमसे मुंह मोड़ लिया है। मेरी सुनो तो अपना काम शुरू कर दो, कुछ तो सहारा हो ही जाएगा। खुदाबख्श दरी पर लेट गया और कहने लगा, पर यह काम शुरू करने के लिए भी तो थोड़ा बहुत सरमाया चाहिए। खुदा के लिए अब ऐसी दुख भरी बातें न करो, मुझसे अब बर्दाश्त नहीं हो सकती। मैंने सचमुच अम्बाला छोड़ने में सख्त गलती की, पर जो करता है अल्लाह ही करता है, हमारी बेहतरी के लिए ही करता है। क्या पता कुछ देर और तकलीफ़ें बर्दाश्त करने के बाद हम। सुल्ताना ने बात काट कर कहा, तुम खुदा के लिए कुछ करो, चोरी करो या डाका मारो, पर मुझे एक सलवार का कपड़ा ज़रूर ला दो। मेरे पास सफ़ेद बूस्की की कमीज़ पड़ी है, उसको मैं काला रंगवा लूँगी। सफ़ेद नैनों का एक नया दुपट्टा भी मेरे पास मौजूद है, वही जो तुमने मुझे दिवाली पर ला कर दिया था। ये भी कमीज़ के साथ ही काला रंगवा लिया जाएगा। एक सिर्फ सलवार की कसर है, सो वह तुम किसी न किसी तरह पैदा कर दो। देखो, तुम्हें मेरी जान की कसम किसी न किसी तरह ज़रूर ला दो। मेरी भत्ती खाओ अगर न लाओ। खुदाबख्श उठ बैठा। अब तुम ख्वाह मख्वाह जोर दिए चली जा रही हो, मैं कहाँ से लाऊंगा। अफीम खाने के लिए तो मेरे पास पैसा नहीं। कुछ भी करो मगर मुझे 4.5 गज काली साटन ला दो। दुआ करो कि आज रात ही अल्लाह 2-3 आदमी भेज दे। लेकिन तुम कुछ नहीं करोगे। तुम अगर चाहो तो ज़रूर इतने पैसे पैदा कर सकते हो। जंग से पहले साटन 12-14 आने गज मिल जाती थी, अब ₹1.25 गज के हिसाब से मिलती है। 4.5 गजों पर कितने रुपए खर्च होंगे। अब तुम कहती हो तो मैं कोई हिला करूँगा। ये कहकर खुदाबख्श उठा। लो, अब इन बातों को भूल जाओ, मैं होटल से खाना ले आऊँ। होटल से खाना आया, दोनों ने मिलकर जहर मार किया और सो गए। सुबह हुई, खुदाबख्श पुराने किले वाले फ़कीर के पास चला गया और सुल्ताना अकेली रह गई। कुछ देर लेटी रही, कुछ देर सोई रही, इधर उधर कमरों में टहलती रही। दोपहर का खाना खाने के बाद उसने अपना सफ़ेद नैनों वाला दुपट्टा और सफ़ेद बूस्की की कमीज़ निकाली और नीचे लॉन्ड्री वाले को रंगने के लिए दे आई। कपड़े धोने के अलावा वहाँ रंगने का काम भी होता था। ये काम करने के बाद उसने वापस आकर फिल्मों की किताबें पढ़ी, जिसमें उसने देखी हुई फिल्मों की कहानी और गीत छपे हुए थे। ये किताबें पढ़ते पढ़ते वो सो गई। जब उठी तो 4 बज चुके थे, क्योंकि धूप आंगन में मोरी के पास आ चुकी थी। नहा धोकर फारिग हुई तो गर्म चादर ओढ़कर बालकनी में आ खड़ी हुई। करीबन 1 घंटा सुल्ताना बालकनी में खड़ी रही। अब शाम हो गई थी, बत्तियां रोशन हो रही थी। नीचे सड़क पर रौनक के आसार नजर आने लगे। सर्दी में थोड़ी सी शिद्दत हो गई थी, मगर सुल्ताना को ये नागवार मालूम न हुई। वो सड़क पर आते जाते टांगों और मोटरों की तरफ अरसा से देख रही थी। दरफ्तन उसे शंकर नजर आया। मकान के नीचे पहुंचकर उसने गर्दन ऊंची की और सुल्ताना की तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। सुल्ताना ने गैर इरादी तौर पर हाथ का इशारा किया और उसे ऊपर बुला लिया। जब शंकर ऊपर आ गया तो सुल्ताना बहुत परेशान हुई कि उससे क्या कहे। दरअसल उसने ऐसे ही बिला सोचे उसे इशारा कर दिया था। शंकर बेहद मुतमईन था, जैसे उसका अपना घर है। चुनाचे बड़ी बेतल्लुकी से पहले रोज की तरह वो गाँव तकिया सर नीचे रखकर लेट गया। जब सुल्ताना ने देर तक उससे कोई बात न की तो उससे कहा, तुम मुझे 100 दफ़ा बुला सकती हो और 100 दफ़ा ही कह सकती हो कि चले जाओ। मैं ऐसी बातों पर कभी नाराज़ नहीं हुआ करता। सुल्ताना ससव पंज में गिरफ्तार हो गई। कहने लगी, नहीं बैठो, तुम्हें जाने को कौन कहता है। शंकर इस पर मुस्कुरा दिया, तो मेरी शर्तें तुम्हें मंजूर हैं। कैसी शर्तें। सुल्ताना ने हंस कर कहा, क्या निकाह कर रहे हो मुझसे। निकाह और शादी कैसी। न तुम उम्र भर किसी से निकाह करोगी न मैं। ये रस्में हम लोगों के लिए नहीं। छोड़ो इन फजूलियात को, कोई काम की बात करो। बोलो, क्या बात करो। तुम औरत हो, कोई ऐसी बात शुरू करो जिससे 2 घड़ी दिल बहल जाए। इस दुनिया में सिर्फ दुकानदारी ही दुकानदारी नहीं, और भी कुछ है। सुल्ताना जहवी तौर पर जब अब शंकर को कबूल कर चुकी थी, कहने लगी, साफ साफ कहो, तुम मुझसे क्या चाहते हो जो दूसरे चाहते हैं। शंकर उठकर बैठ गया। तुम और दूसरों में फिर फ़र्क क्या रहा।
तुम में और मुझ में कोई फ़र्क नहीं है, उनमें और मुझ में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो पूछना नहीं चाहिए, खुद समझना चाहिए। सुल्ताना थोड़ी देर तक शंकर के इस बात को समझने की कोशिश की, फिर कहा, मैं समझ गई हूँ, तो कहो क्या इरादा है। तुम जीते, मैं हारी, पर मैं कहती हूँ आज तक किसी ने ऐसी बात कबूल न की होगी। तुम गलत कहती हो। इस मोहल्ले में ऐसी सादा लौह औरतें भी मिल जाएंगी जो ये कभी यकीन नहीं करेंगी कि औरत ऐसी जिल्लत कबूल कर सकती है जो तुम बगैर किसी एहसास के कबूल करती रही हो। लेकिन उनके न यकीन करने के बावजूद तुम हज़ारों की तादाद में मौजूद हो। तुम्हारा नाम सुल्ताना है ना? सुल्ताना ही है। शंकर उठ खड़ा हुआ और हंसने लगा। मेरा नाम शंकर है, ये नाम भी अजय गुटपटांग है। चलो आओ अंदर चलें। शंकर और सुल्ताना दरी वाले कमरे में वापस आए। दोनों हंस रहे थे, न जाने किस बात पर। जब शंकर जाने लगा तो सुल्ताना ने कहा, शंकर मेरी एक बात मानोगे? शंकर ने जवाब में कहा, पहले बात बताओ। सुल्ताना को झेप सी गई। तुम कहोगे कि मैं दाम वसूल करना चाहती हूँ, मगर कहो कहो रुक क्यों गई? सुल्ताना ने जुर्रत से काम लेकर कहा, बात यह है कि मुहर्रम आ रहा है और मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं काली सलवार बनवा सकूं। यहाँ के सारे दुखड़े तो तुम मुझसे सुन ही चुके हो। कमीज और दुपट्टा मेरे पास मौजूद था, मैंने आज रंगवाने के लिए दे दिया है। शंकर ने यह सुनकर कहा, तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें कुछ रुपए दे दूं जो तुम काली सलवार बनवा सको? सुल्ताना ने फ़ौरन कहा, नहीं, मेरा मतलब यह है कि अगर हो सके तो तुम मुझे काली सलवार बनवा दो। शंकर मुस्कुराया, मेरी जेब में तो इत्तेफाक ही से कुछ होता है। बहरहाल मैं कोशिश करूँगा। मुहर्रम की पहली तारीख को तुम्हें ये सलवार मिल जाएगी। ले, बस अब खुश हो गई। सुल्ताना की बूंदों की तरफ देखकर शंकर ने पूछा, क्या ये बूंदें तुम मुझे दे सकती हो? सुल्ताना ने हंसकर कहा, तुम इन्हें क्या करोगे? चांदी की मामूली बूंदें हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 5 रुपए के होंगे। इस पर शंकर ने कहा, मैंने तुमसे बूंदें मांगी हैं, इनकी कीमत नहीं पूछी। बोलो देती हो? ले लो। ये कहकर सुल्ताना ने बूंदें उतार कर शंकर को दे दिए। उसके बाद अफसोस हुआ, मगर शंकर जा चुका था। सुल्ताना को कमतन यकीन नहीं था कि शंकर अपना वादा पूरा करेगा, मगर 8 रोज़ के बाद मुहर्रम की पहली तारीख की सुबह 9 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई। सुल्ताना ने दरवाज़ा खोला तो शंकर खड़ा था। अखबार में लिपटी हुई चीज़ उसने सुल्ताना को दी और कहा, साटन की काली सलवार है, देख लेना, शायद लंबी हो, अब मैं चलता हूँ। शंकर सलवार देकर चला गया और कोई बात उसने सुल्ताना से न कही। उसकी पतलून में शिकनें पड़ी थीं, बाल बिखरे हुए थे। ऐसा मालूम था कि अभी अभी सोकर उठा है और सीधा इधर ही चला आया है। सुल्ताना ने कागज़ खोला। साटन की काली सलवार थी, ऐसी ही जैसी वो अनवरी के पास देख कर आई थी। सुल्ताना बहुत खुश हुई। बूंदों और इस सौदे का अफसोस उसे हुआ था और इस सलवार ने और शंकर की वादा इफ़ाई ने दूर कर दिया। दोपहर को जब नीचे लॉन्ड्री वाले ने अपनी रंगी हुई कमीज और दुपट्टा लेकर आई, तीनों काले कपड़े उसने जब पहन लिए, दरवाजे पर दस्तक हुई। सुल्ताना ने दरवाज़ा खोला तो अनवरी अंदर दाखिल हुई। उसने सुल्ताना के तीनों कपड़ों की तरफ देखा और कहा, कमीज और दुपट्टा तो रंगा हुआ मालूम होता है, ये सलवार नई है, कब बनवाई? सुल्ताना ने जवाब दिया, आज ही दर्जी लाया है। ये कहते हुए उसकी नज़रें अनवरी के कानों पर पड़ी। ये बूंदें तुमने कहाँ से ली? अनवरी ने जवाब दिया, आज ही मंगवाए हैं। इसके बाद दोनों को थोड़ी देर तक खामोश रहना पड़ा। ये कहानी है, गजब की कहानी है। ये बूंदें आप शायद समझ सकें, वो हाथ के कंगन आप समझ सकें, और दो मर्द, खुदाबख्श और शंकर के बीच सुल्ताना की कहानी। अगर समझ में आए क्या मर्म है इस कहानी का, क्या आपने सुना और क्या महसूस किया, हमें ज़रूर बताइएगा। थोड़ी लंबी कहानी है, लेकिन आपको ज़रूर अंदर से मज़ा आएगा पढ़कर। लगेगा कि हाँ, औरतें किस संघर्षों से बनती हैं और क्या मर्दों का व्यवहार क्या होता है, इस फ़र्क को इस कहानी में दिखाने की कोशिश की गई है। और जैसा लगे आप हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद आपसे।